पे धरना देना है। मुझे बताएं, जब हमारे आपस में यूनिटी नहीं है, हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि भाई रिलेशन बेहतर होंगे? हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि भाई ट्रेड हम कर सकेंगे किसी भी कंट्री के साथ, खासतौर पे इंडिया के साथ? बिल्कुल सर, ऐसे है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने तो पहले ही कह दिया कि मैं जस्ट एज ए मेंबर शिरकत कर रहा हूँ, पाकिस्तान से ट्रेड का सवाल ही नहीं पैदा होता। और किसी भी जो हमारा मुतनाज़ा मसला कश्मीर के हवाले से भी हमने कोई बात नहीं करनी। उनको वो जिस एटीट्यूड के साथ आए हैं, जैसे वो जहाज से उतर रहे थे। हाँ जी, जहाज से उतरे थे। और दूसरे नंबर पे उनको मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म जमातों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हाफिज सईद है या फिर दाऊद इब्राहिम है। तो पाकिस्तान के साथ उस वक्त तक ट्रेड नहीं होगी जब तक पाकिस्तान इन टेररिस्ट जमातों को, जिन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, इनको हमारे हवाले ना करे या इनको करार वाकई सजा ना दे। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है, या तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड हो। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात के साथ अगर ट्रेड होती है तो पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं है। ओहो, क्या बात है! मैं कहता हूँ बड़ा मजा आ रहा है। इस बात में एक दफा फिर ढोल बजाया जाए, क्या बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपने बात की कि दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले कर दिया जाए। अगर वो पाकिस्तान, जैसे कराची में कहा जाता मौजूद है, ये चीजें हैं, आपको नहीं लगता कि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे? और दूसरे नंबर पे हाफिज सईद की बात की, अभी भी वो रेस्ट है कि नहीं, मतलब कस्टडी में है, सिक्योरिटी में है, लेकिन हमारी हुकूमत यहाँ तो उनको आजाद करे। हाँ, ये कहे कि भाई वो दहशतगर्द नहीं, हमारे शरीफ शहरी हैं और एक सियासी और मजहबी जमात के वो लीडर हैं। यहाँ फिर उनको नजरबंद करके रखने का मकसद क्या है? हमारी अभी खारजा पॉलिसी के असूल ही मुतय्यन नहीं है, कंफ्यूज है कि उन्होंने क्या करना है। यहाँ तो इंडिया में हजारों जमातें हैं, वो उन्होंने तो नहीं किसी को कैद किया हुआ। उधर भी तो G20 की मीटिंग हुई है उधर एक साल पहले, वहाँ पे तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे भी जमातों ने कह दिया होगा कि हम G20 की मीटिंग है, तो उसके बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लगे? बिल्कुल, उन्होंने तो नहीं। वो जो SS उनकी जो जमात है, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, मजहबी जमात है, RSS, उसको तो नहीं उन्होंने बैन किया। हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। अभी आए हुए हैं और एक डॉक्टर हमने पहले बुला लिया। मुझे बताएं क्या जरूरत थी उनको यहाँ पे बुलाने की? कौन सा डॉक्टर, जरा जिक्र भी तो करें ना। डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर जाकिर नाइक, उनको आप बाद में बुला लेते या उससे पहले बुला लेते। कुछ टाइमिंग्स तो कम से कम आप जो है ना वो बना लेते। हालांकि वो उससे चिढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने उसको बैन किया हुआ। मतलब कंट्रोवर्सी, दुनिया का फोकल पॉइंट पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान इससे अगर चाहे तो बहुत फायदा उठा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन का आपस में मामला चल रहा है, रशिया आ रहा है, ईरान और फलस्तीन का मसला चल रहा है, ईरान आ रहा है, ठीक है। आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप इस टाइम दुनिया को लीड कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा लीडर नजर ही नहीं आता। शायद हमारी तरफ से SCO की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं, उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को? मैं तो कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर। अगर ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाए हैं, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि एहतजाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ लें, आपको बता देंगे। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया। 70 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, 70 ऐसे ना। तो फिर आप देख लो अपना जापान को देख लो, उसके बाद हुए ये वाले मुल्क। इनकी तरक्की देखो, टेक्नोलॉजी देखो, और पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान ये ना इतना फर्क है, ये जमीन है पाकिस्तान और बाकी मुबारक आसमान पर खड़े। इवन 45 की अगर 1945 की बात करें, जापान तो तबाह हो गया था, 2 बम गिरे थे। किस्म के साफी जो बने फिरते हैं, वो रात को व्लॉग जिस मोबाइल से जिस कैमरे से डालते हैं वो भी बंद कर दो ना। वो भी यहूदियों ने बनाया, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो यहूदी चला रहे हैं। छोड़ दो, पत्तों के लिबास पहन लो। IMF के पास भी ना जाओ। इवन मैं ये कहता हूँ कि हमने जो IMF की मशीनें ली हैं वो सूत के ऊपर हैं और हमारे कपड़े वहीं से आते हैं, तो फिर पत्ते पहनना शुरू कर दो, छोड़ दो फिर हर चीज। मैं ये समझता हूँ दिलशाद भाई का नाम रख देना चाहिए एंग्री यंग मैन। कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे एंग्री यंग मैन, कोई इश्यू तो नहीं है। इंडिया से हैं, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं, तो बेहतर होता है नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। बाकी कंट्रीज के ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, और यहाँ पर इंडिया अगर मोदी साहब को भेज देते तो ये ज़्यादा अच्छा होता पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए और दोनों कंट्रीज पूरे खित्ते के लिए, कि ताकि ये इनके रिलेशन जितने अच्छे होंगे इतने ही ये दोनों कौमें तरक्की करेंगी। हमें जाने का मौका देते पाकिस्तानी, मुझे भी
पाकिस्तानी आवाम को जाने का मौका देते, देखते कैसे शानदार इस्तकबाल करते हैं हम और कितना अच्छा मैसेज भेजते हैं इंडिया के लोगों को, इंडिया के ऑफिशियल्स को, ताकि हमारे इंडिया चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, और हम सारे चाहते हैं कि उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, आना जाना हो, और ये कल्चर को और तिजारत को, तमाम चीज़ों को फ़रोग मिले। तो एक अच्छा मौका था। तो वार्म वेलकम शायद चाइना के प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, उसके अलावा किसी प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम नहीं हुआ। वार्म वेलकम में अगर आप एक शहर में लाइटें लगा देते हैं तो वो वार्म वेलकम नहीं होता। लाइट्स तो अगर कोई क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने आती है तो उसके लिए भी लगती हैं, आप किसी की शादी में जाते हैं उसके लिए भी लगती हैं। आपने कोई उनके लिए कोई पर्पल कारपेट्स नहीं बिछाए, कोई कुछ नहीं किया। हमारा वो अरशद शरीफ साहब जीत के आए थे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा उन्होंने किया। उनका जिस तरह का वेलकम हुआ था शायद सबका उस तरह का वेलकम होना चाहिए था। हम एक इस तरह का इवेंट होस्ट कर रहे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, और पूरे कैपिटल को लॉकडाउन कर देना, स्कूल, कॉलेजेस, होटल्स, एवरीथिंग, जितने भी इवेंट्स हैं उनको कैंसिल कर देना। तो ये एक इस गवर्नमेंट की पुअर पॉलिसी है। और जयशंकर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, तो वो कोई इतना भी वो नहीं है कि हम उसको इस तरह से कंसीडर करें कि यार जिस तरह से उन्होंने कोई डिप्टी जनरल मैनेजर या कोई ब्यूरोक्रेट भेज दिया, ठीक है, तो वो उसकी अपनी एक वर्थ है। यूके में बात कर ले, हाँ जी, इवन सऊदीया में जो है, सऊदी उसको बड़ी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि पाकिस्तान को जो रिफ्ट है ना, ये जो फ्रिक्शन के इश्यूज़ हैं, इसको एक तरफ रखते हुए, भलाई तक रखते हुए, ये जो इवेंट था, इस इवेंट को, इसकी वर्थ को, उसकी इम्पोर्टेंस को कंसीडर करते हुए पाकिस्तान को जो है वो एक बेहतर का एजेंडा था कि काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करना, उसका बायलैटरल ट्रेड दैट वाज सेकेंडरी टर्शियरी काइंड ऑफ थिंग, लेकिन उनका मोस्ट जो ऑब्जेक्टिव था प्रोमिनेंट, वो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को, एनवायरनमेंट को सेव करने, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। एग्जैक्टली। और एस जयशंकर की तो पूरी दुनिया में इतनी वाहवाह होती है, वो जिस कंट्री में चले जाते हैं वो कंट्री हाईलाइट्स में हो जाती है। और मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर डिस्कशन भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि वो आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, बात होती भी है कि नहीं होती है या नहीं होती है, बस एससीओ की मीटिंग तक की बात महदूद होती है। क्योंकि हमने जितने भी एस जयशंकर के इंटरव्यू सुने, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना, वो एक दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। ये जब तक इनको ख़त्म नहीं करेगा, हम पाकिस्तान से किसी भी तरह की ना बात करेंगे, और जब तक ये मसला कश्मीर को सॉल्व नहीं करेंगे तो उनके मिलिट्री डिस्कशन, ये जो ऑनेस्ट डिस्कशन है ना, इसका मतलब ये है कि टेररिज्म के ऊपर आप हमारे साथ बात करें, या वो कह रहे हैं कि टेररिज्म के ऊपर आए डायलॉग करें, या वो कह रहे हैं कि आए लेट्स फॉरगेट, इफ यू रियली वांट टू मूव ऑन, let's have a conversation where terrorism is a case in point, जहां पे टेररिज्म जो है वो एक केस इन पॉइंट हो। सो ये वो बात कह रहे हैं। उन्होंने अपना एक जो जिसे कहेंगे ना मौक़िफ़, उन्होंने बड़ा टका के दिया, ठीक है, और उन्होंने मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा कि पाए ने जी है ना टेररिज्म के उत्ते गल करिए ते तां बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ मूव ऑन कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन मूव ऑन, ठीक है। ये चीज़ जो है, इसको डो नॉट अंडर एस्टिमेट व्हाट ही इज सेइंग। मैं तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करता जो वो कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो पीछे सोच के आए हैं ना क्या बात करनी है। गो कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी इज बेसिकली एजेंडा ऑफ द एससीओ के एजेंडे के साथ है ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है। सो मेरा ख्याल है कि ये वो बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ही खुशनसीब दिन है आज, क्योंकि भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, अब वो जो है पाकिस्तान में उतर चुके हैं, और वहाँ पर उनकी ग्रैंड एंट्री देख करके पाकिस्तानियों के ने सोचा कि वाह क्या एंट्री है भाई, पर्सनालिटी हो तो ऐसी हो। तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनका क्रेज़ जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी जो है उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। और सिक्योरिटी का क्या कहना दोस्तों, एक तरह से ऐसी सिक्योरिटी दे दी गई है कि उनके पास शायद तो परिंदा भी पर ना मार सके। इतना तो शायद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी नहीं होगी जितनी सिक्योरिटी अभी डॉक्टर एस जयशंकर को दी गई है दोस्तों। और सेम टाइम पे दोस्तों पाकिस्तान डर भी रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर आए हैं और ये मुँह पे ही जलील कर देते हैं, तो वो बड़े ही फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस पर बहुत सी बातें कर रहा है। उनको लगता है कि शायद डॉक्टर एस जयशंकर से आने से उनके इकोनॉमी के भाग खुल जाएंगे और उनको भीख मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उनके लोगों का, उनके और पाकिस्तानी मीडिया के इस पर क्या रिएक्शन है, उनके लोग इस पर क्या कह रहे हैं। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े जो है ना वो
बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। डॉक्टर जयशंकर आए हुए हैं, तकरीबन 8, 9, 10 मुल्कों के वज़राए आज़म आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ जयशंकर साहब की है, यहाँ चाइनीज़ की है। चाइनीज़ से हम पैसे लेते हैं, इंडिया से हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा जो है ना। लेकिन तार साहब 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो 8 साल बाद हैंडशेक हुआ है ऑफिशियली दोनों मुल्कों के लीडरशिप का, एक बात। दूसरी, नवाज शरीफ साहब ने इंडियन सहाफ़ी को कहा है कि मोदी साहब आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता, हम पुरानी बातें कर लेते, कोई गिले शिले कर लेते, कोई इस तरह की बातें कर लेते। तो वो भी तार साहब एक तो इसको देखें, और दूसरा बिलावल साहब ने भी बात की है और उन्होंने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हों, लेकिन लगता यह है कि कल डॉक्टर जयशंकर अपनी पुरानी बातों से बाज नहीं आएंगे, वो वही करेंगे जो वो करते रहे हैं। तो तार साहब सबसे पहले तो ये, फिर इंडिया कनाडा के ऊपर भी बात करनी है। चीमा साहब, शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा। वो किस चीज की मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो ने जाते जाते कनाडा के अंदर खालिस्तान की बुनियादें रख दी। उन्होंने उसका बिल्कुल उससे बुनियादें रख दी हैं। खालिस्तान के लिए जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट है, मैं समझता हूं इतने ज्यादा सिख कमिटेड नहीं है खालिस्तान पे जितने जस्टिन ट्रूडो हैं। उन्होंने अपनी कमिटमेंट का इजहार किया है। उन्होंने 6 डिप्लोमेट इंडिया के इंक्लूडिंग संजय कुमार वर्मा, इन सबको क्रिमिनल करार दे दिया। आज मैं हैरान हूं इस बात। और फिर आज उन्होंने जो बार बार चीजें चल रही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ बिलीफ की, फ्रीडम फाइटर, और उसको सारी बात, इनसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि 45,000 निहत्थे फलस्तीनी आज मर्डर हो चुके हैं। क्या पिद्दी का शोरबा। इन्होंने कहा है हम इंडिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस लगाने वालों को मैं पूछना चाहूंगा कि भारत 5वीं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है विद $5.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी। आप 10वें नंबर पर हैं भाईजान। आपकी इकोनॉमी 2.2 ट्रिलियन है। आप ये क्या, किस तरह की बातें बता रहे हैं? किस तरह की ये लोगों को खुश करने के चक्कर में आप पड़े हैं? डू यू हैव एन एबिलिटी टू सैंक्शन इंडिया? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चले, बातें करके खुशी लेने में क्या हर्ज है? आपकी वैसे भी एक टांग हुकूमत से बाहर है। अब 2 हफ्ते पहले बड़ी मुश्किल से आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर्वाइव किया है। और आपकी इतला के लिए अर्ज है, आपका एक सूबा भी अलहदगी चाहता है, फ्रेंच स्पीकिंग। वहां भी मूवमेंट्स चल चुकी हैं, चल रही हैं सेपरेटिज्म की। चले चीमा साहब, इससे आगे चलते हैं पाकिस्तान की एसईओ की तरफ। एसईओ की तरफ देखा जाए, इस वक्त मैं बात करना चाहूंगा बरखा दत्त को। हमारे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मोदी साहब आप खुद तशरीफ ले आए, तो उसमें 2-4 क्वेश्चंस है। मैं बल्कि उसमें जो काउंटर क्वेश्चन है पूछना चाहूंगा। नवाज शरीफ साहब को खुद चाहिए चले जाए। लंदन में थे आप, तो लंदन से इंडिया चले जाते, आपको किसने रोका था? मोदी साहब पिछली दफा आए थे, बिन बुलाए मेहमान बन गए थे। पिछली दफा भी आए थे, अपना पॉलिटिकल सारा कैपिटल उन्होंने दांव पे लगाया था। चले ठीक, लेकिन उनको ये पूछना चाहिए, आपने दावत दी है, लेकिन जो एतराजात हैं, जो उनको ऑब्जेक्शंस हैं पाकिस्तान पे, उनका क्या होगा? इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए हैं। उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एसईओ के लिए जा रहा हूं, बायलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज? नंबर 2। नंबर तीसरी बात ये करना चाहूंगा चीमा साहब, जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। आपके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं गए? आपने एक डीजी लेवल का अपना ऑफिसर भेजा है इस्लामाबाद उनको रिसीव करने के लिए। इसमें आपकी खैर सगाली का सिग्नल जाता है। ठीक है, आपने टिट फॉर टैट किया। बिलावल साहब जब एसईओ के लिए गए थे गोवा, उनको रिसीव भी किसी जूनियर लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था। लेकिन क्या आप खैर सगाली के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है,
डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड। उनके मालदीव, नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को। आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं। आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी कासर हैं। आपका लौंडा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एससीओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर। सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंदिया देता है, इरादा जाहिर करता है, फायर ब्रिगेड क्रेने लेकर हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है, क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एससीओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एससीओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। आपका कमाल इसमें मैं इतना ही समझूंगा सिवाय कि यहां पे सजाने के, और वो भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इस्लामाबाद के जो ठेके एससीओ के लिए भी दिए गए, मेरे ख्याल में उनमें भी काफी चीजें लंदन और दुबई पहुंच गई होंगी, जो कि माजी में होता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।